चलिए फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब होता है अनाज, प्रोडक्शन मतलब होता है उसे उगाना, एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि अनाज कैसे उगाया जाए और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, है ना। तो अब हम इस फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में देखेंगे, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसमें सबसे पहला ये बताया गया है कि पहेली एंड बूझो दो बच्चे हैं जो कि अपने अंकल के यहाँ गए हैं समर वेकेशन में। समर वेकेशन होता है मतलब गर्मियों की छुट्टी है। गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के यहाँ गए हैं और उनके अंकल एक फार्मर है। वहाँ पे वो एक मैदान में बहुत सारे टूल्स देखते हैं। टूल्स मतलब औजार, जैसे कि खुरपी हो गया, सिक्कल हो गया, सोवेल हो गया, प्लाफ हो गया, एक्सेट्रा। जैसे आपको पता होगा, खुरपी, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी। जैसा कि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी लिविंग बींग हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा 6th और 7th क्लासेस में, कि प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, है ना। लेकिन एनिमल्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? एनिमल्स तो अपना खुद का खाना बना नहीं पाते हैं। एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? पर हम इसके बारे में जानें कि एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर खाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, भोजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। हम सबको पता है कि हमारे शरीर को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलती है हमें खाने की मदद से, ठीक है। हमारी बॉडी हमेशा एनर्जी को यूटिलाइज़ करती रहती है। हमारी बॉडी को बढ़ाना है और उसको अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन करवाना है तो उसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी में किस तरीके के फंक्शंस होते हैं, तो देखिए कौन कौन से फंक्शन है। सच एज डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एंड एक्सक्रेशन हो गया, है ना। ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए डाइजेशन हो, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एंड एक्सक्रेशन हो गया, है ना। तो डाइजेशन मतलब क्या होता है? डाइजेशन मतलब होता है पाचन क्रिया। हमने किसी खाने को खा लिया तो वो पचेगा कैसे, ठीक है। उसके लिए अंदर कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा, हमें शरीर में एनर्जी चाहिए तभी वो डाइजेस्ट होगा, है ना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। शरीर में यही चीज़ें तो होती है ना, खाना खाया तो भोजन पच रहा है, सांस ले रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मतलब कि अब जो आपने खाना कंज्यूम कर लिया है, आपके शरीर में वो डाइजेस्ट हो गया है, उसमें से जितनी एनर्जी थी सारी की सारी आपने ऑब्जर्व कर ली, उसके बाद जो वेस्ट पार्ट बचा है उसको आपको बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं एक्सक्रेशन। यही सेम चीज़ होती है एनिमल्स में भी, और यही चीज़ होती है ह्यूमंस में भी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, प्लांट्स तो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, है ना, सनलाइट की मदद से और वाटर की मदद से अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, है ना। लेकिन प्लांट्स तो अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना कहाँ से लेते हैं? तो ह्यूमंस क्या करते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं कि जो बना हुआ फूड है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। या जो दूसरी एनर्जेटिक बॉडी होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एनिमल है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करेगा? अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? प्लांट्स को खाएगा। और जो प्लांट्स को नहीं खा सकते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। वो उनको कंज्यूम करेगा, उससे उनको एनर्जी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन में यही लिखा हुआ है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बोथ। देखिए अब हमें पता चल गया कि कौन कैसे भोजन बनाता है और हमें भोजन की ज़रूरत है क्यों, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो एक बच्चा है, ये देखिए क्या सोच रहा है अपने माइंड में। सिंस वी ऑल नीड फूड, ठीक है, बोल रहा है अगर हम सबको फूड की ज़रूरत है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। बोल रहा है हमारा जो देश है, जो भारत देश है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो अगर सबको फूड चाहिए तो हम सबको फूड कैसे दिला सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे बच्ची है, क्या सोच रही है? बच्ची सोच रही है कि देखिए ये बच्ची क्या सोच रही है? बच्ची सोच रही है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो क्या क्या है? फूड को हमें क्या करना होगा? लार्ज स्केल पे बनाना होगा। लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े एरिया में हमें फूड उगाना होगा, ठीक है,
ताकि वो पूरी कंट्री में फैल सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, अगर हमें बहुत सारी पॉपुलेशन को फूड देना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, मतलब हमें हर वक्त प्रोडक्शन को करते रहना होगा, मतलब हर वक्त फूड उगाना होगा। ठीक है, जो भी मौसमी सब्जियां हैं, जो भी फल हैं, जो भी दालें हैं, जो भी सारी चीज़ें हमें उगाते रहना होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब उनको संरक्षित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारा गेहूँ उगा लिया, ठीक है, आपको खाना सिर्फ 1 बोरा है लेकिन आपने 50 बोरे उगा लिए, तो उनको आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, उनमें घुन ना लगे, है ना, ऐसी चीज़ें ना लगे। इस वजह से आप उनको संरक्षित भी करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, रेगुलर प्रोडक्शन भी होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब उसको पूरे देश भर में फैलाना। ठीक है, ट्रकों के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से उन सबको फैलाना भी बहुत ज़रूरी है पूरे देश में, है ना। देखिए अब इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 10,000 BC से पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे, जो अर्ली मैंस थे या फिर जो आदि मानव लोग थे, वो क्या करते थे कि फूड की तलाश में या घर की तलाश में क्या करते थे कि उनको पहले तो क्रॉप उगाना आता नहीं था कि कैसे खेती करी जाए, कैसे सब किया जाए, तो वो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमा करते थे और रहने की जगह के लिए, जैसे मान लीजिए आज यहाँ बरसात हो रही है तो फिर दूसरी जगह भाग गए या कुछ ऐसे कर लिया, है ना। तो वो इसी तरह करते थे, उनके पास खुद के साधन नहीं थे और उनको पता भी नहीं था कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो धीरे धीरे जब अर्ली मैन्स जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब हम बार बार इधर से उधर नहीं घूमेंगे, और फिर उन्होंने धीरे धीरे टेक्निक्स यूज़ करी और धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर मतलब फूड उगाना स्टार्ट किया। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो हमें ये जानना होगा कि क्रॉप किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रॉप की डेफिनेशन क्या दी है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है, एक ही तरीके के प्लांट, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल। बोल रहा है कि अगर एक ही तरीके के प्लांट, एक ही तरीके के पौधे हम एक ही जगह पे लगाएं, ठीक है, एक ही जगह पे लगाएं बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारी क्वांटिटी में, मान लीजिए एक खेत है उसमें बहुत सारे प्लांट आपने सिर्फ गेहूं के लगा दिए, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे कि हमें सबको पता है कि जो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं, जैसे कि कैरल्स हो गए या फिर वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, है ना, जैसे कि दालें, सब्जियां या फिर फल फ्रूट या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, इनको हमने क्लासीफाई कर दिया है कैसे, उनको सीज़न के हिसाब से। जैसे गर्मियों में आने वाली सब्जियां अलग होती हैं सब्जियों, और सर्दियों में आने वाली सब्जियां अलग होती हैं। गर्मियों में दालें अलग तरीके की उगाई जाती हैं, है ना, जैसे कि चावल हो गया, चावल बरसात के मौसम में उगाया जाता है ना, और जो गेहूँ है वो थोड़ा ठंडी टाइम में उगाया जाता है। ठीक, तो देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है ना, बहुत वास्ट कंट्री है। यहाँ पे हर तरीके के, हर जगह पे, जैसे आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे अलग तरीके का क्लाइमेट मिलेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, तो क्या है कि हर जगह पे अपने अपने हिसाब से बदलती रहती है। तो उन जगहों पे हम अलग अलग तरीके के, जैसे उस जगह पे जो खेती होती है हम वही चीज़ उस जगह पे उगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में हर जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है। जैसे कि अगर आप सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ पे हमेशा का जो क्लाइमेट है वो ठंडा ही रहता है। अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड और रेनी टाइप का है। केरल साइड में चले जाएं तो वहाँ का अलग टेम्परेचर है। और अगर नॉर्थ की बात कर लें तो नॉर्थ में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे हर तरीके के मौसम देखे जाते हैं। तो वहाँ पे हर तरीके के उसी हिसाब से फसलें भी उगाई जाती हैं, है ना। तो फसलों की अगर हम बात करें तो फसलों को उन्हीं हिसाब से डिवाइड किया गया है मौसम के हिसाब से। तो पहला है खारिफ, है ना, तो पहली जो फसल है वो है खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स। दूसरा है रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप आखिर है क्या। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप आखिर है क्या। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, ठीक है, आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। जो बोल रहे हैं जो बरसात के मौसम में उगाई जाती सब्जियां हैं,
उन्हें हम कहते हैं खारिफ क्रॉप, ठीक है, जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल बरसात के मौसम में जैसे जून टू सितंबर, ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं वो खारिफ क्रॉप के अंदर गिनी जाती हैं, जैसे कि पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली हो गई, एंड कॉटन। कॉटन आपने सुना होगा, रुई होती है, ठीक है, कॉटन हो गया। ठीक, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इनको खारिफ क्रॉप में गिना जाता है, क्योंकि ये जो है बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में। तो रबी क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि हम क्या करते हैं, जिन्हें सर्दियों में उगाते हैं। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, अक्टूबर से लेके जिनको मार्च के बीच में उगाया जाता है वो रबी क्रॉप में गिनी जाती हैं। ठीक, रबी क्रॉप आर कॉल्ड रबी क्रॉप, ठीक है, उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे हमें पता है वीट गेहूँ, ग्राम, पी मतलब मटर, मस्टर्ड, ठीक है, और लिनसीड। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि रबी क्रॉप के अंदर काउंट होती हैं। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ 1.2, ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब किसी चीज़ के ऊपर बार बार निरीक्षण करना। ठीक है, तो देखिए जो बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, ये देखिए क्या सोच रहा है अपने माइंड में। देखिए बच्चा क्या सोच रहा है, सबसे पहला वाला, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन। ठीक है, बोल रहा है पैडी, पैडी मतलब होता है धान, धान को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते हैं? ठीक है, ज़मीन वही है, खाद वही है, बीज वही है, फिर भी ये विंटर सीजन में क्यों नहीं उगता? ठीक है, तो देखिए ये जो बच्ची है, इसकी सिस्टर है, ठीक है, ये इसको आंसर दे रही है, पैडी रिक्वायर्स अलॉट ऑफ वाटर। अलॉट ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा उसे पानी चाहिए। देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, क्योंकि उसे बहुत सारा पानी चाहिए, इस वजह से क्या होता है, सिर्फ का सिर्फ रेनी सीजन में ही उगेगा, है ना। देखिए कोई भी फसल उगाने के लिए हमें क्या करना होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, उसकी कटिंग करनी होती है, उसको किस टाइम पे कौन सी खाद चाहिए, किस टाइम पे पानी चाहिए, सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है ना। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में मतलब हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के मेन पॉइंट्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच करनी होती है कि मिट्टी कैसी है, अच्छी है या नहीं है। ठीक है, बहुत तरीके की मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है ना, इस तरीके की बहुत सारी मिट्टी होती है। मिट्टी में नमी कितनी है, उसमें एसिड कितना है, बेस कितना है, अगर एसिड ज़्यादा है तो उसमें क्या डालना है, बेस ज़्यादा है उसमें क्या डालना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की हमें जांच करनी होती है। उसके बाद होता है सॉइंग। ठीक है, सॉइंग मतलब उसकी खुदाई करना, उसको गुड़ाई करना। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना। ठीक है, हम गुड़ाई करते क्यों हैं? गुड़ाई इसलिए करी जाती है ताकि उसके अंदर जो ताकि मिट्टी नम हो जाए और उसके अंदर जो बीज है, बीज की जो जड़ें हैं वो बड़े आराम से अंदर घुसते हुए चली जाए, अंदर फैलते हुए चली जाए, है ना। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब बीज अगर अपनी जड़ें बना रहा है तो वो अच्छे से ग्रो करे, है ना, अच्छे से ग्रो करे, उसके लिए हमें क्या देना होगा, उसको मैन्योर देनी होगी, खाद देनी होगी, और फर्टिलाइजर्स देने होंगे, है ना। तो हमें उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर देने होंगे। ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब उसकी कटाई छटाई, है ना, उसकी कटाई व छटाई का भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को बचाना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स मतलब जो कीड़े पतिंगे होते हैं ना उसके ऊपर लग जाते हैं, उनको उस चीज़ से हमें बचाना है। ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारी हमें दवाइयाँ डालनी है, अगर कौन सा देख रहे हैं किस तरीके का कीड़ा लगा है तो उस हिसाब से उसके ऊपर दवाई डाली जाएंगी। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब उसको काट के कैसे लाया जाए, कैसे कहाँ रखा जाए, कैसे कटिंग करी जाए। ठीक, फिर उसके बाद उसका स्टोरेज, हम काट के अपने घर पे ले आए हैं, फिर उसको किस तरीके से रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए, कहाँ रखना ज़्यादा सेफ़ होगा, पानी तो नहीं है वहाँ पे, बरसात से गीला तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें देखनी होती हैं। तो हमें प्रैक्टिस में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर फार्मर आपको बनना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 1.3 जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर अगर आपकी सॉइल ही अच्छी नहीं है तो फिर सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सीड हमें सबसे पहले ये देखना है कि सॉइल का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। देखिए सॉइल हमेशा थोड़ी सी नम होनी चाहिए, है ना, और थोड़ी सी
इस तरीके से होनी चाहिए ताकि उसके अंदर रूट्स आराम से फैल सकें, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट है उसको खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे बनाएगा खाना, ठीक है। वाटर से, वाटर उसको कहाँ से मिलेगा, तो वाटर उसको चाहिए रूट से। अगर उसकी रूट ही अच्छी नहीं है तो उसको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम क्या करते थे, सॉइल के अंदर अर्थवर्म और जो माइक्रोब्स होते थे उनको डाल देते थे। उनको डालने से क्या होता था कि वो मिट्टी को खाते थे, जो वहाँ की जो चीज़ें होती थी उनको बायोडिग्रेड करते थे, तो वो मतलब मिट्टी को बहुत अच्छा बना देते थे।